बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। धुंध हो, कोहरा हो, सर्दियों का मौसम हो, तो किसान बेचारे कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कि हमारी जो सब्जियां हैं जो हमने उगाई हुई हैं उनको मसाइल का सामना है। कहीं ना कहीं फिर एक मिथ ये भी है कि धुंध में मौसम सर्दी का जब मौसम होता है तो उसमें गंदम भी बड़े बुरे तरीके से मुतासर होती है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे जो साइंटिस्ट हों, जो मुख्तलिफ फसलों के माहिरीन हों, उनसे हम बात करें और उनसे बड़ी डिटेल से हम ये चीज़ जानें कि ख़ास तौर पर वो सब्जियां हों तो वो धुंध में, कोहरा में कितनी मुतासर होती हैं। वो गंदम हो तो क्या ये मिथ दुरुस्त है कि वो धुंध में, कोहरे में मुतासर होती है, उसके लिए नुकसान का बायस होती हैं, ये चीज़ें उनके लिए फ़ायदा मंद जो है वो साबित होती हैं। ये सारी चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है और ख़ास तौर पर किसान भाई ऐसे कौन से इक़दाम करें जिससे जो है वो उनकी फसल बेहतर हो सके, फसल की प्रोडक्शन बेहतर हो सके और सर्दियों से जो है वो अपनी उन फसलों को, सब्जियों को जो है वो बचाया जा सके। ज़ाहिर सी बात है कि किसान मुल्क का एक अहम सरमाया है। जो मईशत है इसमें हमारी जीडीपी में जो है वो बड़ा कलीदी किरदार है। किसान की कंट्रीब्यूशन को अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से किसान हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ करता है और वहीं पर हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि उसको कहीं ना कहीं इन हवाले से जो है वो अवेयरनेस ज़रूर दी जाए। क्योंकि एक चीज़ है कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो बुज़ुर्ग थे, जो आज के एक मौजूदा किसान है उसके जो बुज़ुर्ग थे, उसका जो तर्ज़ काश्तकारी था, एक तर्ज़ अमल था काश्तकारी का, वो अब उस टाइम के अकॉर्डिंगली था। लेकिन आज जहाँ पर 50 साल बाद, 100 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल चेंजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने जो है वो इन्वायरमेंट को शदीद मुतासर किया। फिर उसके अकॉर्डिंगली आज किसान किस तरह जो है वो आप ये कह लें कि काश्तकारी कर सकता है। ये सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ फील्ड्स के, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साइंटिस्ट होंगे, चीफ साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर्स हज़रात होंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बड़ी अहम चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है वो किसानों के हवाले से बड़ा अहम है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, जैसे जैसे धुंधें पड़ रही हैं, जैसे जैसे कोहरा जब वो पड़ता है तो उसका फसल पर क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे उन फसल को जो है वो सेव किया जा सकता है, इन्हीं चीज़ों पर जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आमिर शहजाद साहब मौजूद हैं, साइंटिफिक ऑफिसर हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि किसानों को क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए और ख़ास तौर पर कौन कौन सी फसलें हैं जो मुतासर होती हैं। आमिर शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जहाँ पर हम ये चीज़ें देखती हैं कि डेफ़िनेटली किसान को अपनी फसलों के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। एक किसान, एक फार्मर जो एक लंबे टाइम से उस अपनी पूरी एक फसल की टेक केयर कर रहा होता है और इस टाइम में चंद ऐसी फसलें होती हैं जो धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से, इस तरह की चीज़ों की वजह से जो है बड़ी शदीद मुतासर होती हैं। क्या उनको एहतियाती तदाबीर के तौर पर जो है वो करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें मुझे यहाँ पे बुलाया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोहरा है क्या। बेसिकली जब रात का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री या उससे कम हो जाए और दिन के वक्त या शाम के वक्त जब हवा जो है वो पुरसकून हो और जो है हवा पुरसकून हो, तो उस वक्त जो टेम्परेचर 0 नीचे चला जाता है तो उसको हम कोहरा की कंडीशन कहते हैं। तो इसके असरात क्या हैं क्रॉप्स पे। बेसिकली होता यह है कि जो हमारा प्लांट है उसके जो सेल है वो, उनमें जो पानी होता है वो जब जम जाता है तो उससे ये होता है कि सेल जो है उसकी सेल बर्स्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके अब असरात क्या आते हैं। या बेसिकली हमारे जो प्लांट है उसका जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, जिसको हम ज़ियाई तलीफ कहते हैं, जिससे पौधे ने अपनी खुराक तैयार करनी होती है, वो उस प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं कर पाता। तो खुराक सही तरीके से वो बराबर तैयार नहीं कर पा रहा, तो बेसिकली ये है कि वो अपने जो हैं न्यूट्रिएंट्स वो सही तरह नहीं अब्ज़ॉर्ब करने गेन नहीं कर पाता। तो फिर इससे क्या होगा, जो प्लांट है उसकी डेथ हो जाएगी, या अगर कुछ प्लांट्स बनते भी हैं तो जो उनके है फ्लावरिंग का अमल वो मुतासर होगा। फिर उसका क्या होगा कि जो फ्लावरिंग हो भी जाएगी तो जो सीड सेटिंग है प्रॉपर उसका सीड नहीं बनेगा, तो इस तरह ओवरऑल प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो हमारे पास जो सर्दियों में जो ज़्यादातर क्रॉप जो सेंसिटिव क्रॉप्स अगर हम उनकी बात करें, जिसमें आलू की फसल है वो उससे कोहरा उसको शदीद मुतासर करता है। उसकी वजह ये है कि जो ये ज़्यादा वाटरी प्लांट्स होता है, जिसके स्टेम में वाटर या उसके जो ट्यूबर होता है उसमें वाटर ज़्यादा होता है, तो इससे जब कोहरा पड़ता है तो ये मुरझा जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो हमारी सब्जियां आते हैं उनमें
में भी इसका असर आता है। तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव साइंस भी होती हैं, जिस तरह हमारी वीट है तो इसमें जब सर्दी पड़ती है, कोहरा पड़ता है तो इसकी टिलरिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम बाकी क्या तदाबीर कर सकते हैं, जो हमारी फसलें हैं या जो सब्ज़ियात हैं उसके लिए किसान क्या कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि जब हमें महसूस हो कि कोहरा पड़ने के इम्कान आते हैं या कोहरा पड़ चुका है, तो उसके लिए ये है कि हम अपने जो फील्ड में लाइट इरिगेशन करें, ठीक है। बाकी ये है कि जो हम स्प्रे करें उसका कोई NPK वगैरह का, तो वो उस क्रॉप को जो है वो बूस्ट करेगा। बाकी ये है कि सुबह अगर कोहरा पड़ चुका है तो सुबह के वक्त सुबह फजर से पहले पहले आप उसकी हल्की सी धुनी कर दें, गोबर है या आपकी घास वगैरह है तो उसको जला दें। तो बाकी जो आपकी जो सब्ज़ियां हैं, जो ज़्यादा कीमती सब्ज़ियां हैं, तो उसके लिए हम ये कोई शॉपर वगैरह या बाकी जो हमारा जो तने होते हैं उस तरह उसकी हम मल्चिंग कर सकते हैं उस टाइम, ताकि हम अपनी जो कीमती फसलात हैं उनको बचा सकें। फिर दिन के वक्त आप उन चीज़ों को हटा सकते हैं। तो इस तरह उसके टेक केयर करने का जो है पूरा प्रोसेस मौजूद है। क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो देखने वाली ऑडियंस हैं वो इस चीज़ को बड़े सिंपल अल्फाज में जो है वो समझ भी पाएँ। मैं इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन अब डॉक्टर साहब हमारे साथ खड़े हैं, मैं इनसे जो है वो अब लेने की कोशिश करूँगा। अच्छा सर, एक चीज़ ख़ास तौर पर मैं थोड़ी सी जानूँगा आपसे कि जैसे ही हम एक चीज़ को देखते हैं या एक ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम खुद अगर बाहर निकले हैं, हम गाड़ी पे जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं, तो धुंध होने की वजह से, शदीद ठंड होने की वजह से अगर हमने ग्लव्स नहीं पहने हुए तो हमारे हाथ बिल्कुल वो ऐसे फ़ील होता है कि बिल्कुल हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। अगर हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो उसके साइज़ हम सही तरीके से मुहैया नहीं कर पा रहे होते, मतलब हमें उसके ना सही होने का एहसास नहीं हो पाता। तो सेम एज़ इट इज़ प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही प्रोसेस होता है जिसमें हम उनको जो है वो सही से जज नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप फील्ड में जाएं सुबह तो आप बिल्कुल क्रॉप को देख के ही आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्मली जो प्लांट अच्छी तरह ग्रो कर रहा होता है या उसकी फिज़िकल लुकिंग होती है तो वो उस तरह नहीं होती। दूसरा ये है कि जो कोहरा है वो वाज़ेह नज़र आ रहा होता है, जो उसका बर्फ़ जो ऊपर जमी होती है उसके प्लांट के जो लीफ हैं तो उस पे हम वाज़ेह तौर पे हम उसको देख सकते हैं। तो इससे जो है वो ज़मीन पे भी नज़र आ रहा होता है, वो वाइट सी उसकी लेयर जो है वो बिछी हुई होती है, तो हमें उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आज कोहरा पड़ा है। बाकी टेम्परेचर भी है, ज़ाहिर बात है, जब टेम्परेचर मैंने पहले ही बताया कि टेम्परेचर उसका 0 डिग्री से या उससे नीचे चला जाता है तो वो हम क्रॉप की जो फिज़िकल कंडीशन है उससे भी हम फील कर सकते हैं कि क्या कोहरा पड़ा है। और इस तरह से कुछ ऐसे ख़ास किस्म के सीड होते हैं जो कि उस फसल को लगाया भी सिर्फ इसलिए जाता है कि इसकी जो है वो सीड हासिल की जा सके, और उसमें फिर ये चीज़ें होती हैं कि एक जगह पर प्रॉपर एक जो है वो एक जगह बनाई जाती है, बड़ी मुख्तसर सी होती है, थोड़ी सी होती है। हम इसी जगह की ये जो हमारे सामने पीछे इसकी मिसाल ले सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने किसी तरह भी इसका तहफ़्फ़ुज़ करके इसको बचा के कोहरे से, धुंध से हमने वो बीज सीड हासिल करना है। तो क्या फिर इस तरह के इक़दाम करना सही है जिस तरह इसको जो है वो कवर किया गया है एक शीट की मदद से, ग्रीन शीट ऊपर डाली गई है, थोड़ा सा इसको कवर किया गया है, तो फिर क्या ये तरीका भी वैलिड है कि अगर आपने कोहरे से बचाना है, अगर आपने धुंध से उस फसल को जो है वो बचाना है? जी बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि आप 2-3 तरीके हैं जिसमें आप ये क्रॉप पे भी डिपेंड करता है कि कितनी कुछ क्रॉप्स होती हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जिनको हम कैश क्रॉप कहते हैं, जिसमें हमारा बेसिकली जो सीड का पर्पज़ है और हम ज़्यादा जो है उससे प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर जो फील्ड क्रॉप्स हैं उसमें तो कोई इशू नहीं होता, मैंने पहले बताया जैसे गंदम है तो उनके लिए तो ये फेवरेबल अच्छी चीज़ है। लेकिन जो सब्ज़ियात हैं जिनमें हमें ज़्यादा जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं तो उनके लिए तो ज़ाहिर बात है हमें ये तरीक़ाकार अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अच्छा सीड हासिल करना है तो हम इस तरह की जो हैं टनल्स वगैरह हैं या उसका जो शॉपर वगैरह है तो ये आपको उससे कवर करना पड़ेगा। इससे ही हम अच्छी पैदावार भी हासिल करेंगे, अच्छा सीड मिलेगा तो अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। वो हम इन चीज़ों को रन कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप एक चीज़ कर रहे होते हैं, अगर आप एक चीज़ का काम कर रहे होते हैं, एक चीज़ को आपको लेके चल रहे होते हैं, तो फिर उसके लिए आपके पास उसके कंप्लीट नॉलेज का होना भी बड़ा ज़रूरी है। अभी साइंटिफिक ऑफिसर जो हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने बड़े डिटेल तरीके से ये चीज़ एक बताई है कि मैं किस तरह जो है वो आप ख़ास तौर पर जो सब्ज़ी हैं उनको बचा सकते हैं। ये जो कोहरा है, ये जो धुंध है, इस चीज़ से गंदम के लिए तो नो डाउट ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। इवन दो कि हम अगर ये कहते हैं कि भाई बारिशें नहीं हो रही या बारिशों की कमी है या गंदम को पानी की कमी है, वसाइल कम है, रिसोर्स कम है, तो उस टाइम में शायद ये जो कोहरा है ये किसी बड़ी नेमत से कम नहीं होता, जो गंदम को जो है आप ये कह लें कि एक ताकत बख्शता है। लेकिन वहीं पर यही कोहरा जो है वो सब्ज़ियों के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। बहरहाल इसकी
के बचत के हवाले से भी अगर आपने उसको सेव करना है, आपने किस तरीके से जो है वो उसको बचाना है ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकें। साइंटिफिक ऑफिसर जो थे इन्होंने चीज़ें बताई है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी बढ़ूँ, इसी हवाले से थोड़ा और भी डिटेल्ड चीज़ों पर बात की जाए, क्योंकि इस वक्त मैं फील्ड में मौजूद हूँ। हमारे साथ जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं, हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं, उनकी एक पूरी टीम मौजूद है और मैं कोशिश करूँगा कि फर्दर वन बाय वन बात की जाए और इस सारी इंटायर सिचुएशन से आपको बताया जाए, किसान को एक अवेयरनेस दी जाए कि कैसे वो अपनी फसलें धुंध, कोहरे, शदीद सर्दी, ठंड से बचा सकता है। लेकिन उससे पहले वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस वक्त फील्ड्स में मौजूद हूँ और यहाँ पर बाकायदा जो है वो टेस्ट किया जाता है अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखा जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है और बेहतर बनाया जाता है कि चीज़ें जो है वो लोगों के इस्तेमाल में हों, वो किसानों के इस्तेमाल में हों, और वो बहुत सारी ऐसे जो है वो अफादियत किसानों के लिए, लोगों के लिए आ सके, ऐसे नए नए तजुर्बात जो किए जाते हैं। बहरहाल इस वक्त मैं जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ पर जो है वो अलसी के पौधे जो है वो लगाए गए हैं, और ख़ास तौर पर चूँकि मैंने अभी कुछ बातचीत की जो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे, तो मुझे पता चला कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, और इसके ऐसे फ़ायदे हैं कि जो आज के जहाँ पर हम एज रेशो देख रहे हैं 60 साल 70 साल, वहीं तक जो है वो ज़माने कदीम में लोग 100 साल तक जो ज़िंदा रहे, उनकी हेल्थ के पीछे कहीं ना कहीं ये भी वजूहत थी कि उनकी खुराक बहुत ज़बरदस्त थी, और ऐसी चीज़ें, ऐसी देसी चीज़ें जो है वो उनके इस्तेमाल में हुआ करती थी। बहरहाल ये अलसी की इस वक्त फसल है, डॉक्टर साहब हमारे साथ खड़े हैं, इनकी तरफ भी बढ़ूंगा और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये कितनी फ़ायदेमंद होती है। और जहाँ पर हम ये देखते हैं कि घर में ही जो है वो अब पुदीना वगैरह उगाया जाता है, या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनको किचन गार्डन के तौर पर भी हम चीज़ देखते हैं, तो क्या ये घरों में लगाई जा सकती हैं बेहतरी के लिए? डॉक्टर साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी अफादियत अभी हम गिनवाना शुरू करें तो शायद ये प्रोग्राम ही कम पड़ जाएगा। जिस तरह भी आपने प्रोग्राम के शुरू से के पहले भी एक बात की कि भाई जो बुज़ुर्ग थे वो इसका इस्तेमाल बड़ा फ्रिक्वेंटली करते थे और उसके बड़े ज़बरदस्त जो है वो रिज़ल्ट्स होते थे। ये क्या चीज़ है और इसकी क्या अफादियत है, और इसका आज की जनरेशन के लिए इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? अलसी की जो मेडिकल है ना अफादियत, इसके तिबी फ़वाइद वो प्रूवन है। उसमें ऑलरेडी जो है लेटेस्ट रिसर्च भी उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का अक्सर हम नाम सुनते हैं, और ये हमारी इम्यून सिस्टम जो हमारी मुदाफ़ती निज़ाम है, उन दोनों में इन दोनों जो हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बड़ा अहम रोल है। और जो लिनसीड ऑयल है उसमें ये बड़े ही बैलेंस्ड, और इसके अलावा जो अलसी का है सीड और ऑयल, उसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए, जैसे दिल के अमराज हैं, शुगर के मरीज़ हैं, वो अगर वो पाम ऑयल या कॉटन बेस्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उससे लिनसीड का ऑयल उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनके जो दिल के अमराज हैं या उनकी शुगर का मसला है, तो वो अगर ऑयल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो लिनसीड का ऑयल उनके लिए बेहतरीन है। और इसी तरह ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें उनकी सेहत के लिए हर तरह से जो रूटीन में हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसका कॉटन का हो गया या वो पाम ऑयल है, तो इसके अलावा इसको हम मुख्तलिफ फार्मूलेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके सीड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऑयल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हम जो है ना कुकिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका एडिशनल बेनिफिट ये है कि ये डायरेक्ट भी जो है ना एडिबल है। ठीक है, यानी इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत बेहतर है और आपकी सेहत बेहतर हो सकती है, आप इससे जो है वो प्रॉपर फूड ले सकते हैं। अच्छा, इसको अभी चूँकि आप बता रहे थे कि इसको जो है वो होम गार्डन के तौर पर भी लोग जो है वो लगा सकते हैं, जिस तरह जो है वो हम अब देखते हैं कि लोगों ने पुदीना वगैरह ये इस तरह की चीज़ें घर में लगाई हुई होती हैं, ये भी लगाई जा सकती है। हम इसकी जी तरवीज कर रहे हैं। जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं ना, जैसे ये अलसी है, कलवंजी है, इसबगोल है, चिया है, ये लोग किनवा है, स्टीविया है, इसके लिए लोग हमें कॉल तो करते हैं, तो हम उनको गाइड भी करते हैं। आप जिस तरह किचन गार्डनिंग करते हैं सब्जियों की, इनकी भी छोटी क्यारियाँ आप घरों में लगा सकते हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, इनके सीड्स भी इजीली अवेलेबल हैं और ये हमारे आराम से हो भी जाती हैं। इनको आप अपने घर में लगाएं। इसके अलावा जो छोटे किसान हैं हमारे, वो अपनी जो क्रॉप्स लगा रहे हैं, जैसे उन्होंने फ़र्ज़ किया है कि उन्होंने गंदम लगाई हुई है, बरसीम लगाया हुआ है, तो जो पुराना तरीका था ना हमारा, उनकी वटों पे या साइडों पे जो है ना
یہ السی، یہ سونف وہ لگاتے تھے اور اسی کو پھر وہ ہارویسٹ کر کے کاٹ کے تو اپنی فیملی کی ضروریات وہیں سے پوری کرتے تھے. اب بھی ہمارے پاس گھروں میں جگہ ہے, صرف تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اس کے سیڈز اویلیبل ہیں, اس کی رہنمائی اویلیبل ہے, اور ہم نے یہ جو پلاٹ لگایا ہوا ہے یہ لگایا بھی ایز اے کچن گارڈن کے سیمپل پہ. آپ دیکھیں گے اس میں ساری جو ہے نا فصلیں لگی ہوئی ہیں, السی لگی ہوئی ہے, کلونجی لگی ہوئی ہے, چیا لگی ہوئی ہے, اور ان سے اگر آپ ان سے اتنی ہارویسٹ آ جائے گی, پروڈیوس جو ہے وہ ایک فیملی جو 3 افراد پہ مشتمل ہے نا, ان کے لیے جیسے 5 مرلے میں سے سبزیاں ان کے لیے کافی آ سکتی ہیں, اسی طرح 5 مرلے کے پلاٹ میں سے یہ جو ادویاتی پودے ان کو ہم بولتے ہیں, اور ان کی میڈیسنل افادیت پروون ہے, اور لوگ ہمیں فون کر کر کے پوچھتے ضرور ہیں. تو ان کو گورنمنٹ بھی پروموٹ کر رہی ہے, ہم بھی دوبارہ سے اپنے جو بھائی ہیں بہنیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں جہاں پہ, اس کے علاوہ کچھ پودے ان میں سے ایسے ہیں جیسے اسٹیویا وغیرہ ہے, ان کو آپ پوٹس میں جو ہیں گملوں میں لگا سکتے ہیں. یہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک بڑی حیران کن چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ السی کا پودا کیسے آپ کو دل کی بیماریوں سے بچا سکتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ فیلڈ میں کھڑے ہیں, ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ دل کی بیماریوں سے کیسے آپ کو بچا سکتا ہے؟ یہ ایک معمولی سا پودا جو آپ گھر میں لگا سکتے ہیں, کیسے آپ کو دل کی بیماریوں سے 100% نجات دلاتا ہے؟ اصل میں جو دل کی بیماریاں ہیں نا, ان میں سب سے زیادہ کولیسٹرول کا پرابلم آتا ہے کہ آپ کی جو وینز ہیں ان کے اندر کولیسٹرول ڈیپوزیشن ہوتی ہے, جم جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں, تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور آپ کے دل کے جو امراض ہیں ان کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. جو میں پہلے بھی بتایا کہ جو ہم روٹین میں آئل استعمال کرتے ہیں نا مارکیٹ سے لے کے, وہ بنتا ہے پام آئل سے, اور وہ سب سے لو کوالٹی آئل جو ہے نا اویلیبل, کیوں وہ استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سب سے سستا ہے. یہ آئل بھی سستے ہیں لیکن ان کے لیے اتنی ہماری اویئرنیس نہیں ہے. یہ اس کی جو آئل کی کوالٹی ہے, آئل پروفائل ہے, وہ بالکل اس کی جو لپڈ پروفائل ہے وہ ہمارے بالکل بیلنس ہے. اس سے ہمارے انرجی بھی ملے گی, اور اس سے کوئی جو ہے نا کولیسٹرول کی ڈیپوزیشن نہیں ہوگی, کوئی جو ہے نا ہمیں بیڈ فیٹس نہیں آئیں گے. تو اس طرح اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو جو روٹین میں دوسرے آئل سے ہمیں پرابلم آ رہے ہیں یہ ان کو بھی ختم کرے گا, اس کے علاوہ اضافی فائدے بھی دے گا ہمیں. یہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ ایک پودا السی کا جس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہوں گے. یہ چیز جو ایک عام ہے, جو کامن ہے, پرانے زمانے میں اس کا جو ہے وہ بڑا فریکوینٹلی استعمال کیا جاتا تھا. یہ آپ کو جو ہے وہ دل کے عارضوں سے, دل کے مسائل سے مبتلا لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے, اور ان سے جو ہے وہ پھر ظاہری سی بات ہے کہ ایک پودے سے جو ہے بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک خاص طور پر میں آخر پر ایک بات جو ہے وہ جاننا بڑا ضروری سمجھوں گا, کیونکہ جو شخص جنہوں نے لگائی ہوئی ہے, کچھ چھوٹی مقدار میں ہے, کچھ زیادہ مقدار میں ہے, تو کیا سردیوں میں یہ چیز ایفیکٹ ہوتی ہے؟ کورے ہو گیا یا ایسی چیزیں ہو گئی, یہ متاثر ہوتی ہے پھر سردیوں میں ان چیزوں سے؟ جو ادویاتی پودے ہیں نا, ان میں سے کچھ جیسے چیا ہے جس کو آج کل بڑی ڈیمانڈ بھی ہے, سپر فوڈ بھی بولتے ہیں, وہ متاثر ہوتا ہے. لیکن لنسیڈ کیونکہ ہماری نیٹیو فصل ہے, یہ کوئی ایگزوٹک پلانٹ نہیں ہے, یہ پنجاب کے علاقوں میں جس میں ہم کھڑے ہیں فیصل آباد میں یہ روایتی لگتی آ رہی ہے. یہ بہت زیادہ جب کورا پڑتا ہے نا تب یہ تھوڑی بہت متاثر ہوتی ہے, ادروائز یہ ریزسٹنٹ ہے. تھوڑی بہت مینجمنٹ سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں, اسی لیے ہم اس کو ریکمینڈ, جو نیٹیو کراپس ہیں اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ویل اڈاپٹیڈ ہے ہمارے کلائمیٹ کو, جو بھی ہمارے پرویلنگ کنڈیشنز ہیں یہ ان کو برداشت کر سکتی ہیں. تو ان کو لگانے میں ہمیں کوئی بہت زیادہ جو ہے نا محنت کی ضرورت نہیں ہے, یہ موسم سے بھی کم متاثر ہوتی ہیں. اگر شدید کوہر وغیرہ کی فورکاسٹنگ ہو, وہ فورکاسٹنگ کی سروسز بھی اویلیبل ہیں. ایگری ایڈوائزری جو ہے نا ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ بھی آتی ہے, میٹ ڈپارٹمنٹ بھی اس کو کرتا ہے, تو اس کے اکارڈنگ آپ اس کو ان دنوں کے لیے تھوڑا کور کر دیں, بہتر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اور اس طرح یہ ایک فصل, اس کو آپ کیسے سردیوں سے بچا سکتے ہیں, کیسے ایک پودا جو آپ گھر میں اگاتے ہیں تو اس کی بے شمار افادیت ہے, بے شمار جو ہے وہ اس کے فائدے ہیں. اور ایک دفعہ پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک بات ہمیں کہی کہ بھائی اس کے فائدے اگر ہم گننا شروع کریں تو شاید اگلے ایک یہی پروگرام جو ہے وہ صرف اس کا فائدے گننے میں ہی گزر جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بات کی کہ بڑے فیمس ہوتا ہے, شاید جہاں پہ بزرگ خواتین ہوں وہ یہ بات بہتر جانتی ہیں کہ السی
अलसी की जो पिनियाँ थी वो बना के बड़ा शौक़ से जो है वो खाई भी जाती थी, इस्तेमाल भी की जाती थी और फ़ायदेमंद भी होती थी। बहरहाल अभी वक्त एक मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ जुड़े रहना है। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये हमारा प्रोग्राम जो किसान भाई हैं, किसान दोस्त हैं, उनके लिए बड़ा ही अहम होने जा रहा है, क्योंकि हमने ये चीज़ें आपको बताई हैं कि अब आप एक पूरी जब फसल बोते हैं, पूरा एक जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, तो अब चूँकि हमने पिछले टाइम में आज से 50 साल 100 साल पीछे चले जाएँ तो एक तवातुर था, जिस तरह बुज़ुर्ग काम कर रहे थे वो बताते थे कि अब गंदम का टाइम है, अब गंदम को इस चीज़ की ज़रूरत है, अब ये डाल दें, अब ये डाल दें। बट एक्चुअली चूँकि अब का जो सिनेरियो है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बड़े शिद्दत के साथ इस वक्त हो रही है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो मुतासर हो रहा है। इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस सिनेरियो में इन्वायरमेंट बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। अब आपने काश्तकारी आज के टाइम में करते हुए किन किन चीज़ों पर अमल करना है? अगर वो मौसम से सरमा है तो आपने क्या चीज़ों को देखना है, अगर वो गर्मी का मौसम है आपने किन चीज़ों को देखना है, और कैसे फिर आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से जान सकते हैं, इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हाफिज़ नवीद रमज़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, और इनको हमने ये चीज़ के लिए खसूसी तौर पर कहा कि गंदम हो गया, वो बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ हो गई, उनके लिए कोरा धुंध कितनी मुफीद है, कितनी नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब सर शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी हमने बात किया कि कोरा इन चीज़ों के लिए नुकसानदेह है, इसी तरह जो है वो आप इनसे जो है वो बचाव यकीनी बना सकते हैं। अब ख़ास तौर पर गंदम, चूँकि बहुत सारे हमारे किसान दोस्त भाई हैं तो वो यही चीज़ समझते हैं कि कोरा जहाँ पर दीगर सब्ज़ियों के लिए नुकसानदेह है, दीगर फसलों के लिए नुकसानदेह है, वहीं गंदम के लिए भी ये बड़े जो है वो ख़तरनाक किस्म के असरात गंदम पर भी मरतब करता है। तो क्या ये हकीकत है? बट कि अगर उनके ये अगर हकीकत नहीं है तो फिर एक्चुअली रियलिटी क्या है इस सारे सिनेरियो में? जी बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मौजू लेकर आप तशरीफ़ लाए हैं, और ये किसान भाई भी जानते हैं जो सदियों से इस शोबे से वाबस्ता हैं, नस्ल दर नस्ल, उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। पानी, बारिश, ये ज़मीन, ये फ़ज़ा अगर साज़गार हो तो हर चीज़ अच्छी होती है, और खेती बाड़ी जो है उसका तो हर चीज़ से ज़्यादा ये एनवायरनमेंट है उससे बहुत ज़्यादा उसका लिंक रहता है। और अगर फ़ज़ा साफ़ है हमारी फसल अच्छी होती है, फ़ज़ा साफ़ नहीं है हमारी फसल अच्छी नहीं होती है। स्मॉग है तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी, ज़्यादा फॉग है आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। कोरे के मामले में ये बात है कि अगर कोरा पड़े और चंद दिन पड़े और जब टिलरिंग का टाइम हो उस वक्त अगर कोरा आता है तो ये टिलरिंग के लिए, गंदम की फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाए, ज़्यादा दिन के लिए हो, तो फिर ये गंदम के लिए भी ख़तरनाक हो जाता है। इसी तरह जैसे आपने अपने सवाल में फरमाया है कि जो सब्ज़ियां हैं, ख़ास तौर पे जो लीफी वेजिटेबल्स जिन्हें हम कहते हैं, पालक है, साग है, इस तरह की जो सब्ज़ियां, उन पर कोरे के और स्मॉग के असरात ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी जो फ़ोटोसिंथेसिस का अमल है वो कम हो जाता है। रोशनी लेके उसने ज़ियाई तालीफ का अमल करके अपनी खुराक तैयार करनी होती है, फिर पानी लेके, न्यूट्रिएंट्स लेके, ज़मीन से उसने ये सारी चीज़ें मिक्स करके अल्लाह ताला ने जो मैकेनिज़्म उसको दिया है उसके तहत उसने खुराक तैयार करनी होती है। वो सारा प्रोसेस या तो स्लो डाउन हो जाता है या रुक जाता है, जिसकी वजह से पौधे की बढ़ोतरी शदीद मुतासर होती है। और स्मॉग की वजह से अगर ज़्यादा देर पड़ती रहे तो जो फ्रूट है उसकी क्वालिटी भी ख़राब होती है। उसके ऊपर अगर स्मॉग के जो ज़रात हैं वो रह जाएं तो क्वांटिटी तो कम होती है लेकिन उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। और जब वो हम इनटेक करेंगे, ख़ास तौर पे धोए बगैर, अच्छी तरह धोए बगैर अगर वो इनटेक करेंगे तो उसके इंसानी जो जिस्म है उस पर भी नेगेटिव असरात आते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि इस वक्त ख़ास तौर पर गंदम की बात हो, फसलों की बात हो, उसके लिए मुफीद और नुकसानदेह साबित होती हैं। अच्छा, मैं अभी चूँकि हमारे साथ यहाँ पर साग की भी खेत जो है वो मौजूद हैं, यहाँ पर साग भी लगा हुआ है। फ्रीक्वेंटली लोग साग का जो बड़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सर्दियों में बड़े शौक़ से जो है वो खाया जा रहा होता है साग। तो ये चीज़ बताइएगा कि जिसकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट है, जिस तरह दीगर सब्ज़ियाँ जो है वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं, वहीं ये भी इंसानी बॉडी के लिए मुफीद साबित होती है। जी, उस मालिक ने जो कुछ हमारे इलाके में, हमारे ख़ित्ते की आबो हवा के हवाले से जो फसलें
جو سبزیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں یقیناً اس کی بہت بڑی اس میں صداقت ہے، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک اس مالک نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر چیز کو ایک پروپورشن کے تحت آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ساگ ہے، سردیوں میں ہمارے ہاں روایت ہے منوں کے حساب سے ساگ بنتا ہے، اس کے ہمارے جسم پر پازیٹیو اثرات ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، لیکن ایک حد تک اگر چیز استعمال آپ کریں گے تو اس کے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، ورنہ پھر اس کے نیگیٹیو اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر مثلاً اس میں پالک بھی استعمال ہوتی ہے، پالک اگر صاف پانی سے اس کی بڑھوتری ہوئی ہے، اس کی نشو و نما ہوئی ہے، اس کی گروتھ ہوئی ہے، تو وہ اس کے پازیٹیو اثرات ہوں گے، اس میں نیوٹرینٹس ہوں گے جو آپ کو فائدہ دیں گے۔ لیکن اگر وہی پالک سیوریج کے ان ٹریٹڈ واٹر سے پیدا ہوئی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی انسانی صحت کے لیے وبال بن جائے گا بجائے فائدہ دینے کے۔ تو یہ ہر چیز کو ایک اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، ہماری روایت بھی ہے اور فطرت کا یہ پیغام بھی ہے۔ پیغام بھی ہے۔ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز جو آپ یہ کہہ لیں کہ بڑے ایک طریقے کے ساتھ ایک پراپر صفائی ہوتی ہے، پراپر ایک اچھے نظام کے تحت استعمال کرتے ہیں تو وہ فائدہ مند بھی ثابت ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم سینئر سائنٹسٹ ہیں وہ ایک بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ایک صاف ستھرے پانی سے ایک فصل تیار ہو رہی ہے تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اور ہم نے ان چیزوں پر ماضی میں بھی توجہ دلاتے رہے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ بہرحال ایک بڑی پازیٹیو چیز ابھی جو ریسنٹلی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ جو خاص طور پر گندا پانی تھا جو کہیں نہ کہیں اس کی کچھ نہ کچھ مقدار فصلوں میں جاتی تھی، اس حوالے سے بھی وہ واسطہ نے پھر اب باقاعدہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈینمارک کے ساتھ لانچ کیا، جس میں جو ہے اس پانی کو صاف کیا جائے گا اور پھر فصلوں میں کاشتکاروں کے استعمال میں لایا جائے گا، تاکہ وہ جو چیزیں پہلے ہو رہی تھیں جس میں کچھ نہ کچھ فصلیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کسان وہ گندا پانی استعمال کر رہے تھے جو کہ بڑے چھپ چھپا کے ان طریقوں سے کیا جا رہا ہوتا تھا، وہ اب چیزیں جو ہے بچ سکیں گے اور لوگ ایک صاف ستھری چیز کھا سکیں گے۔ پر آخر پر ان ساری چیزوں میں کسان حضرات، چاہے وہ سبزیوں کی بات ہو، چاہے وہ گندم کی بات ہو، وہ اور فصل کی بات ہو، آخر پر میسج کیا دینا چاہیں گے کہ چونکہ سردیاں ہیں، کورا ہے، دھند ہے، ایسا انوائرمنٹ ہے، تو کیا کیا چیزیں ان کو کرنی چاہیے؟ چونکہ آج کا کسان وہ بیچارہ پہلے کہتا ہے کہ بھائی کھاد اتنے کی ہے، ڈیزل اتنے کا ہے، پیٹرول اتنے کا ہے، فلاں چیز اتنی مہنگی ہے، فلاں چیز اتنی مہنگی ہے، تو کوئی ایسا نیچرل طریقہ ہے جس سے ان چیزوں سے ڈیل کی جا سکتی ہے کہ اگر سبزی کو کورے میں نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ کوئی ایسا نیچرل طریقہ استعمال کرے جس سے نقصان جو ہے وہ ختم ہو سکے اور وہ زیادہ کاسٹلی بھی نہ ہو؟ جی، کورے میں اور شدید گرمی میں دونوں میں گندم کی اگر بات کریں یا باقی فصلوں کی ہم بات کریں تو ہلکا پانی دونوں صورتوں میں، شدید سردی اور شدید گرمی، اس میں دونوں میں ہلکا پانی ہمیشہ ریلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ انتہائی سستا، آسان اور معیاری عمل ہے جس سے ہماری پیداوار پہ جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسان حضرات تھوڑی سی توجہ دیں اور بیلنس نیوٹریشن کا استعمال کریں، نائٹروجن کا ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں جبکہ فاسفورس اور پوٹاش کا استعمال ہمارے ہاں کیونکہ مہنگی ہیں کم ہوتا ہے۔ اگر پوٹاش کا استعمال تھوڑا سا زیادہ ہو، بہتر ہو اور مائکرو نیوٹرنٹس استعمال کیے جائیں تو فصل میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سٹرونگ کر دیتا ہے، بہتر ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن پر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ اپنی فصل کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری ایسے پیغامات، بہت سارے ایسے میسیجز، بہت ساری ایسی چیزیں جو کسان بھائیوں کے لیے اس پروگرام میں بڑی مفید ہونے جا رہی ہیں۔ ہم نے کچھ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، کچھ ابھی باقی ہیں جو ہم کوشش کریں گے پروگرام کی جو آخری جو لاسٹ بریک ہے اس میں ڈسکس کریں، لیکن اس سے پہلے ابھی وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے، ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے قبل جو ہم نے بریکس کیے ہیں اس میں ہم نے آپ کو سارا وہ سینیریو آپ کے سامنے بیان کیا، ہم نے آپ کو فیلڈ میں باقاعدہ وزٹ کر کے سائنٹسٹ حضرات، ڈاکٹر حضرات کے ساتھ وہ ایک ایک چیز آپ کو دکھائی کہ اس وقت جو کسان ہمارا بھائی ہے، جو کسان اس وقت سردی کے موسم میں، دھند کے موسم میں، کورا کے موسم میں جو ہے وہ اپنی فصل کے حوالے سے پوزیسو ہے، اپنی فصل کے حوالے سے جو ہے وہ فکر مند ہے، اس کو اس ٹائم میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں کرنی پڑیں گی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے
बयान की, वो गंदम हो गई, वो बहुत सारी वेजिटेबल्स हो गई, कि अब आपने इनको किस तरह जो है वो प्रोटेक्ट करना है। और क्या अब गंदम हो गई उसका तो डेफिनेटली जो हमारे साथ इससे पहले चीफ साइंटिस्ट थे, सीनियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिटेल तरीके से बताया कि ये जो धुंध है, ये जो कोहरा है, ये गंदम के लिए जो है बड़ा मुफीद है। बहरहाल इन्हीं चीज़ों पर आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नवीद अख्तर साहब मौजूद हैं, चीफ साइंटिस्ट इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से। इनसे जो है वो हम चीज़ ये जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे, ये जानेंगे कि कितना ज़्यादा मुफीद है हमारे लिए जब हम धुंध के टाइम में देखें या कोहरा के टाइम में हम देखें, ख़ास तौर पर वो गंदम के लिए। डॉक्टर साहब, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी हमने चूँकि फील्ड से होके आए हैं, हमने चीफ साइंटिस्ट थे हमारे साथ साइंटिस्ट थे, हमने एक एक चीज़ देखी, तो बताइएगा ज़रा कि ये कितना बेनिफिट है इस वक्त हमारे लिए, ख़ास तौर पर वो गंदम जिस किसान ने बोई हुई है, या वो कितना कोई अब ये कह लें कि प्रॉब्लमेटिक है उन लोगों के लिए जिन्होंने सब्ज़ियाँ वगैरह इस मौसम में उगाई हुई हैं, जहाँ पर धुंध है, जहाँ पर कोहरा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आजकल जो स्मोग है, फोग है, कोहरा आ रहा है, ये बात अभी शुरू हो जाएगा, जहाँ बाज़ इलाकों में आ रहा है। शदीद सर्दी जो है ना, ये हमारी फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह है। देखिए, जब स्मोक आती है ना, हमारी जो फ़ज़ा है वो आलूदा हो जाती है, हमारी फ़ज़ा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, स्मोक पार्टिकल आ जाते हैं, वो जो होते हैं वो पत्तों के जो मसाम होते हैं उसके ऊपर जम जाते हैं। तय जब जमती है तो मसाम बंद हो जाते हैं, उनकी रेस्पिरेशन ख़त्म हो जाती है, सांस लेने का अमल रुक जाता है। ज़ियाई तालीफ जिसे फ़ोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो ग़िज़ा बनाने का एक प्रोसेस है, वो रुक जाता है। तो उनसे जब ये होता है कि पौधों की जो बढ़ोतरी है वो रुक जाती है, पौधों के कद छोटे हो जाते हैं और उनकी पैदावार अल्टीमेटली कम हो जाती है। तो इसमें जो हमारी नौखेज़ कॉम्पलें होती हैं वो सड़ जाती हैं, पत्तों के ऊपर जर्द रंग के निशान पड़ जाते हैं, सड़न आ जाती है, रस्ट आ जाती है, मुख्तलिफ फंगल डिजीज़ आ जाती हैं। तो इस मौसम में ये सारी जो प्रॉब्लम आती है ना, इससे ये होता है कि उनकी जो टिटरिंग होती है गंदम की होनी, जो उन्हें शगुफ़े मारने, उनकी शाखें निकली ज़्यादा, वो भी कम हो जाती हैं। तो इन सारे जो बुरे असरात हैं, इसका अल्टीमेटली ये असर होता है कि उनकी पैदावार जो है ना वो कम हो जाती है। तो इसके तदारुक के लिए ज़ाहिर है हमने ये जो पौधे हैं ये भी एक जानदार चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप इंसानों की हिफाजत करते हैं ना, इसी तरह पौधों को भी हमने, ये बुरे जो मौसमी हालात हैं वो भी उसी तरह असर करते हैं पौधों को भी, जैसे इंसानों को करते हैं। अगर इंसान सेहतमंद है तो उसकी तवानाई ज़्यादा है तो वो उसको रजिस्ट कर जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त होती है। सेम जो वाक़या है वो पौधों के साथ है। अगर पौधों को हमने मुतवाज़न खुराक दी हुई है और ख़ास तौर पर नामियाती मादे, ऑर्गेनिक जिसे खाद कहते हैं, रूढ़ी और इस तरह की चीज़ें जो नामियाती वो डालते हैं, तो उनके अंदर एक बैलेंस रेशो डालने से उनकी सेहत अच्छी होती है। सेहत अच्छी होगी तो वो क़ुव्वत मुदाफ़त होगी, रजिस्ट कर जाएंगे। असल में ये होता है फिर इस मौसम में ख़ास तौर पे ये होता है जब स्मोक ज़्यादा हो, डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, आप पत्तों को देखते हैं ऊपर गर्द होती है, उसमें हम कहते हैं 7 से 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप पानी का एक शावर कर दें, स्प्रे कर दें पानी का, पत्ते धुल जाएंगे तो उनके मसाम किसी हद तक खुल जाएंगे। एक तो ये प्रैक्टिस होती है। सेकंड ये होता है कि इस पोटाश का स्प्रे कर देते हैं। पोटाश जो है वो इसमें उनको एक ताकत देती है उनको। यूरिया नहीं हम डालते आमतौर पे, यूरिया रोक लेते हैं, पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, खाद के उसकी फर्टिलाइजेशन कर देते हैं उसकी, या उसको स्प्रे कर देते हैं, वो उसका असर ज़्यादा बेहतर है क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने में। और सेकंड ये होता है जब कोहरा पड़ रहा होता है तो हम ये कहते हैं शोरा कर देते हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं शोरा कर देना। किसी को आपको तिलों के स्टॉक सा लगा दी, खोरी डाल दी, उससे कोहरे का असर कम हो जाता है। तो एक ये होता है। फिर ये होता है कि रात के वक्त हम हल्का पानी, हल्की इरिगेशन कर देते हैं पौधों को, वो ठंड को क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर दे, बर्दाश्त करने की ताकत उसमें पैदा हो जाती है। और जब जो फंगल डिजीज़ आती हैं स्मोक में, फोग में, उसके लिए ये होता है कि पौधों के दरमियानी जो फासला है कतार से कतार का, पौधों से पौधों का, वो बड़ा मुनासिब सा हो, तो उसके अंदर हवा का गुज़र हो जाए। अगर हवा का गुज़र होता रहेगा, नमी कम होगी, हवा का गुज़र ज़्यादा होगा, तो फंगल डिजीज़ हैं वो भी कंट्रोल हो जाएंगी। ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों से जो ख़ास तौर पे आप देखें, जो सब्ज़ियात हैं, जो बागात हैं, उनके ऊपर ठंड का, कोहरे का बहुत बुरा असर पड़ता है। उनकी जो हम नर्सरी लगाते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, बाज़ औक़ात वो इवन मर जाते हैं, ठंड की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, वो हमारी नर्सरी ज़ाया हो जाती है, लोगों किसानों के पैसे ज़ाया हो जाते हैं और फसल लेट हो जाती है। तो ये इन सारी चीज़ों को कोहरे से बचने के लिए ये जो मैंने बताया, हल्की इरिगेशन, मुतवाज़न नामियाती खादों का इस्तेमाल और उसके पोटाश का इस्तेमाल और उसके हवा का गुज़र और पानी के स्प्रे, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। इससे हमारी जो फसल है इंशाल्लाह बेहतर रहेगी।
یہ چیزیں آپ لوگوں کو کرنی چاہیے جو چیز اس وقت آپ نے گنوائی ہے؟ چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی جو میرے ساتھ سائنٹسٹ تھے، چیف سائنٹسٹ تھے، ڈاکٹر عزرا تھے، میں ایک چیز چونکہ آج کے ٹائم کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آج کے ٹائم میں جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی یا جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یا جو گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو وہ خود کو آج کے ٹائم میں شاید کہتے ہیں کہ جی سب سے پسا ہوا طبقہ ہے. وہ خاص طور پر اخراجات کے حوالے سے بات کریں، وہ ان کی کھادوں کے ریٹس کے حوالے سے بات کریں، وہ ان کے جو سیڈز ہیں ان کی قیمت کے حوالے سے بات کریں، وہ ڈیزل پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے بات کریں، تو بڑا پریشان حال ہے. اب یہ چیزیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی نیچرل چیزیں ہوں کہ جو اگر وہ استعمال کریں تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے کہ اگر کہیں پہ کورا جو ہے اس سبزی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس وہ کوئی فروٹس ہیں ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، ویجیٹیبلز ہیں ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی فصل کے لیے اگر نقصان کا باعث بن رہا ہے تو وہ اس نیچرل طریقے کو یوز کر کے تاکہ اس کی کاسٹ بھی کم ہو اور وہ اس سے جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کر سکیں. تو ایسا ڈاکٹر صاحب کوئی چیزیں ہیں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں؟ دیکھیں جی، میں نے جو آپ کو عرض کی ہے نا، یہ ہماری ایگرونومک پریکٹسز ہیں. یہ ذمہ دار جو ہیں، جو سیانے ذمہ دار ہیں، جو پروگریسو فارمر ہیں، وہ ان کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کے پاس سوشل میڈیا پہ ایکسیس ہے، وہ ان پہ بھی دیکھتے ہیں. جیسے آپ یہ بڑی اچھی کاوش کر رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم اپنا ایکسپیرینس، اپنی ریسرچ رزلٹ آپ کو بتا رہے ہیں نا. یہ چیزیں جب لوگوں کے پاس پہنچتی ہیں، دیکھیں اس میں سبزیاں، اب آپ اکثر جب کہیں روڈ سائڈ پہ جائیں، سڑک کے ساتھ ساتھ جائیں، تو آپ دیکھتے ہیں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے ٹنل بنائے ہوئے ہیں. یعنی کہ زمین کو زیادہ کاسٹلی نہیں ہے، چھوٹی سی نہ وہ اسٹرکچر بناتے ہیں، پوری کی پوری رو بنا لیتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ کورے سے بچ جاتی ہیں، سردی سے بچ جاتی ہیں. یہ وہ بڑے اگر ہائی ٹنل نہیں بناتے آپ، تو چھوٹے چھوٹے جو ٹنل ہیں نا جو بناتے لوگ، اس سے بھی وہ بڑے اچھے فائدے اٹھا رہے ہیں. اور بس یہ باقی یہی مسئلہ ہے کہ پانی اویلیبل ہو. ان دنوں میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ کنال کلوجر ہو جاتی ہے، کنال کلوجر ہو جائے تو پانی اویلیبل نہیں ہوتا، تو وہ نقصان ہو سکتا ہے. اگر کسی کے پاس آلٹرنیٹ سورس ہے پانی کا، ٹیوبل ہے یا کوئی ہے، تو اس کو ہلکا سا پانی ضرور لگانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ میں عرض کر رہا ہوں نا، ہماری زمینوں کے اندر جو نامیاتی مادے وہ بہت کم ہے. نامیاتی مادے ہوں تو زمین کی جو زرخیزی وہ مینٹین ہوتی ہے، زمین کی پانی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، زمین کے اندر ہوا کا گزر بڑھ جاتا ہے، زمین کے اندر جو فائدہ مند نامیات بیکٹیریا ہیں ان کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. یہ وہ سارے پروسیس ہیں جو اگر زمین کے اندر آرگینک میٹر ہو تو یہ ہیلپ فل ہو جاتے ہیں، زیادہ فائدہ مند ہو جاتے ہیں پودوں کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں آپ روڑی ڈالیں، آپ جو مرغی خانوں کی ہے وہ بیٹیں ڈالیں، آپ اس کے اندر جو فصلوں کی باقیات ہوتی ہیں، ان کے جو سٹیمز ہوتے ہیں، ان کی روٹس ہوتی ہیں، سٹاکس ہوتے ہیں، ان کو روٹاویٹ کر دیں. حکومت پاکستان جو گورنمنٹ پنجاب جو ہے وہ آپ کو ہیپی سیڈر دے رہی ہے، سپر سیڈر دے رہی ہے. کپاس کی جو باقیات ان کو زمین کے اندر ہی بری کر دیا جائے، اس سے یہ ہوگا کہ آرگینک میٹر بڑھ جائے گا. ہماری زمینوں میں 0.5 سے لے کے لیس دین 1% ہمارا آرگینک میٹر ہے. یہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے. یہ 2 to 3% ہمارا نامیاتی مادہ آرگینک میٹر ہونا چاہیے. تو ہم وہ اس کو جب بڑھائیں گے، یہ نامیاتی کھادیں ڈالیں گے، اور سب سے بڑی بیلنسڈ یوز آف فرٹیلائزر آپ نے کرنا ہے. اگر ہمارے فارمر کیا کرتے ہیں، یوریا کا استعمال بہت کرتے ہیں، وہ ڈالتے جاتے ہیں، اتنی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بعد میں فصل لاجنگ اور گر جاتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محکمہ زراعت کے جو ماہرین ہیں ان کے مشوروں سے اپنی زمین کا انالیسس کروا کے پھر ہم سے کھاد پوچھیں کہ کتنی ڈالنی ہے، کیونکہ پریسائزلی اور رائٹلی صحیح ٹائم پہ صحیح مقدار میں کھاد ڈالیں گے تو ان کی بچت بھی ہوگی. ادروائز اگر زیادہ یوریا ڈالیں گے، پیسہ بھی زیادہ لگے گا، فصل کا نقصان بھی ہو جائے گا، اس کی لاجنگ بھی ہو جائے گی، تو نقصان جو پیداوار وہ کم ہو جائے گی. چیزیں ہیں جو آپ کی فصل کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. اگر ان ایس او پیز کو، جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی ایک چیز کہہ رہے تھے، اگر آپ نظر انداز کر رہے ہیں. بہرحال میں نے چونکہ اس بریک سے پہلے بھی ایک چیز آپ کے سامنے بیان کی کہ آج کے ٹائم میں ہمیں تھوڑا سا محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر جو آج کا جو کسان ہے، جو کاشتکاری کر رہا ہے، اس کو تھوڑا سا جو ہے محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ 100 سال پہلے، 50 سال پہلے گلوبل وارمنگ اس نہج پہ نہیں تھی. 100 سال 50 سال پہلے اوزون لیئر اس نہج پر آ کر ڈیمیج نہیں ہوئی تھی جہاں پہ آج ہوئی ہے، اور ٹل ڈے مسلسل جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. اور جس طرح کی سچویشن ہے تو مزید جو ہے انوائرمنٹل چینجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس کا بہتر سلوشن حل یہ ہے کہ آپ ٹائم کے اکارڈنگ جو سائنٹسٹ ہیں، جو چیف سائنٹسٹ ہیں، جو فیلڈز کا تجربہ رکھتے ہیں، آپ ان کے پاس آئیں، کنسرن کریں، مشورہ لیں، اور اس کے مطابق ہی اپنی فصل کی جو کاشتکاری ہے اس کو کریں تاکہ آپ بہتر، اچھا اور زبردست منافع جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم ہے شام اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ کے بعد.